हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री का जो लेसन नंबर 3 है, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यता, इस वीडियो में कंप्लीट हम अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, मिस्र के इतिहास को जानने के साधन कौन-कौन से थे या मतलब है। तो देखो, मिस्र के इतिहास को जानने के साधन निम्नलिखित हैं। तो कौन सा है? पहला पुरातात्विक साधन, वो कौन से? समाधियां, ठीक है, मंदिर, रोसेटा, अभिलेख, मतलब रोसेटा, अभिलेख, पिरामिड और भित्ति चित्र, ठीक है। पुरातात्विक साधन है ये कौन से? भाई हम मंदिरों से पहचान सकते हैं मिस्र की सभ्यता उसको, ठीक है, समाधियों से, ठीक है, रोसेटा अभिलेख से, पिरामिड से, जो पिरामिड आपने देखे होंगे इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, और भित्ति चित्र से, ठीक है। दूसरा है साहित्य साधन, वो क्या है? हेरोडोटस, मैनाथो और डायोडोस, ठीक है, डायोडोस। नेक्स्ट है आधुनिक साधन। आधुनिक साधन के द्वारा हम पहचान सकते हैं, मतलब जीएस ब्रेस्टेड व एडोल्फ इरमान की पुस्तकें से हम क्या है मिस्र की सभ्यता को पहचान सकते हैं, मतलब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मिस्र के इतिहास को कितने भागों में क्या गया था? बांटा गया था। तो देख सकते हैं कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला क्या है? प्राचीन काल पिरामिड युग, मतलब प्राचीन काल मतलब पिरामिड युग था, वो कब से स्टार्ट हुआ था? 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व। देखो पहले जो ईसा पूर्व थे ना, वो उल्टे चलते थे, कभी ऐसे ऐसे तो 3400 से आगे जाने चाहिए, मतलब 3500 3600 इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा ईसा पूर्व से क्या है? ईस्वी पूर्व बनाते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व से मतलब आपके पास क्या है? ईसा पूर्व चलता रहा है, ठीक है, बाद में आपका ईस्वी पूर्व आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकाल, ठीक है, जो बीच का काल है उसको सामंतवादी युग भी कहते हैं, ठीक है। प्राचीन काल को पिरामिड युग कहते हैं, ठीक है। मध्यकाल को क्या कहते हैं? सामंतवादी युग। ये कब? 2160 से कब चला था? ये 1580 तक चला था, ठीक है, इसी पूर्व। नवीन काल, ठीक है, इसको साम्राज्यवादी युग कहते हैं, ठीक है। नवीन काल को क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी युग कहते हैं, जो 1580 से लेकर 650 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियां कौन-कौन सी थी? तो कौन-कौन सी थी आर्थिक गतिविधियां? तो देख लेते हैं हम। पहले क्या? मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियां क्या थी? निम्नलिखित थी, ठीक है। पहला है उद्योग धंधे। वहां के उद्योग धंधे कैसे थे, ठीक है, किस तरीके से वहां के लोग काम करते थे? मिस्रवासी नाव व जहाज निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाने, पत्थर काटने, गहने व बर्तन बनाने, तांबे तथा कांसे के हथियार बनाने, कपड़ा बुनने तथा लकड़ी का फर्नीचर बनाने में अत्यंत कुशल। मतलब वहां के लोग क्या थे? मिस्रवासी के लोग, जो मिस्र के लोग थे, वो नाव बनाने में, जहाज बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में, ठीक है, कपड़े मतलब बनाते थे वो पत्थर काटते थे और मिट्टी के जितने बर्तन थे वो बनाते थे, ठीक है। उसमें क्या थे? कुशल थे और मतलब अत्यंत कुशल थे, और क्या करते? फर्नीचर का भी काम करते थे, लकड़ी से फर्नीचर बनाते थे, ठीक है। पेपरिस नामक पौधे से कागज बनाना, ठीक है, किस नाम से? पेपरिस। पेपरिस नामक क्या है? पौधे से क्या बनाते थे? वो कागज बनाते थे, ठीक है। पौधे से क्या? कागज का बना देते थे इस पौधे से, ठीक है। और तथा चिकित्सा सामग्री बनाने का भी काम आता था, ठीक है, किसको? मिस्रवासी लोगों को, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? कृषि। मिस्रवासी जो लोग थे, गेहूं, कपास, जो शायद अंजीर, खजूर व अंगूर की खेती करते थे। तीसरा पशुपालन, तो पशु भी पालते थे, ठीक है। मिस्र के लोग गाय, गधा, बंदर, मुर्गी और बछड़ा आदि भी क्या करते थे? मतलब पालते थे, ठीक है। नंबर 4 क्या है? व्यापार। मिस्र भारत तथा अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। क्या था? मिस्र क्या करता था? भारत से और अरब देश जितने भी उनसे क्या था? मसाला मंगवाता था, रंग, तेल, ठीक है, पाउडर आदि मंगवाता था। और आंतरिक व्यापार नील नदी के द्वारा, ठीक है। जो आंतरिक व्यापार था उसके अंदर भी मिस्र में वो काम था, मतलब नील नदी के मतलब द्वारा किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। मिस्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी? तो पहला पॉइंट आ जाता है फराव राज। असीम अधिकार प्राप्त होने के कारण फराव स्वेच्छाकारी शासक था, ठीक है, उसे देवता के रूप में माना जाता था। मतलब स्वेच्छा मतलब आपके मतलब इच्छा के अनुसार काम करता था, मतलब लोगों पे इतना अत्याचार नहीं करता था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मिस्र का जो राजा का क्या नाम, मतलब क्या था? फराव। क्या जाता है? फराव नाम, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है? वजीर शासक।
वजीर शासन को संचालित करने के लिए लगान वसूल करने तथा आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखने का कार्य वजीर करता था। मतलब उस टाइम क्या था कि वजीर होता था, वो क्या करता था, मतलब काम संभालने के लिए, मतलब लगान वसूलने के लिए, ठीक है, आय व्यय का पूरा लेखा जोखा किसके पास होता था, वजीर के पास होता था, ठीक है। वजीर का पद एक महत्वपूर्ण पद होता था उसमें, ठीक है। तीसरा है परिषद, फराव को परामर्श को देने कार्य सुचारू मतलब सारू करते थे, और सारू वर्ग दरबारियों की एक अलग परिषद थी। क्या, सारू नाम की कोई परिषद थी जो उन दरबारियों की क्या करते थे, अलग मतलब एक अलग तरीके से परिषद होती थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सैन्य व्यवस्था। उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, 12वें राजवंश में फराव ने स्थायी व संगठित सेना रखना शुरू कर दिया, ठीक है। और उससे पहले फराव के पास कोई स्थायी सेना नहीं, स्थायी मतलब परमानेंट सेना नहीं थी उसके पास, क्या थी, पहले वैसे ही सेना रखता था वो, ठीक है। 5 का पॉइंट क्या है, प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था क्या थी, मिस्र काल में प्रत्येक प्रांत को नोम तथा उसके शासक को क्या है, नोमारक कहते थे, ठीक है। नोमारक का चयन फराव करता था, किसका, नोमारक का चयन कौन करता था, फराव करता था। नेक्स्ट है स्थानीय व्यवस्था। वो कैसे थी, स्थानीय व्यवस्था सामंत के हाथ में थी, जो पुलिस व न्याय संबंधी कार्य करने का अधिकार रखता था। नगर को व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करता था, मतलब नगर की जो व्यवस्था थी उसका संचालन कौन करता था, वहां का प्रशासनिक अधिकारी। न्याय व्यवस्था, न्याय के लिखित मुकदमे में 3 दिन में फैसले का नियम था। न्याय कठोर था, मतलब मिस्र का जो न्याय था क्या था, 3 दिन में उसका न्याय हो जाता था, और वो न्याय क्या था, मतलब कठोर भी था। अंग भंग करना, देश निकालना आदि दंड थे। अंग भंग मतलब अंग को काट दिया गया, ठीक है, वो क्या है, देश से भी निकाल देते थे। न्याय फराव द्वारा किया जाता था, जो प्रमुख न्यायाधीश से होता था। क्या है, न्याय किसके द्वारा किया जाता था, ये किया जाता था आपका जो फराव था उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्र की संसार को क्या दे, मतलब मिस्र ने संसार को क्या दिया, ठीक है। कैलेंडर, पहले क्या देखो कैलेंडर नहीं था, तो ये किसने दिया था, मिस्र ने दिया था। मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष था एक कैलेंडर प्रदान किया। देखो मिस्र ने संसार को क्या दिया, एक कैलेंडर दिया। पहले दिन नहीं होते थे, दिन होते थे बट पता नहीं था, ठीक है, कितने दिन का एक साल होता है, तो क्या एक कैलेंडर दिया, ठीक है। क्या दिया, एक कैलेंडर दिया उन्होंने, और वो भी कितने, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन। दूसरा क्या है, विविध आविष्कार, जल घड़ी व सूर्य घड़ी आदि विविध आविष्कार। जल घड़ी भी उन्होंने क्या दिया, मिस्र ने दिया, ठीक है, और सूर्य घड़ी। तीसरा है औषध दिया, मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखने का रासायनिक लेप तथा 600 दवाइयों के नाम से भी सूची भी मिलती है, ठीक है। अकेश्वरवाद, मिस्र ने अकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचलन किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। देखो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, किसका, यूनानी भाषा का एक शब्द है, जो क्या होगा, मतलब 2 शब्दों के मेल से बना है। मेसो का मतलब होगा मध्य, ठीक है, बीच में, तथा पोटम का मतलब होगा नदी। देखो मेसो का मतलब हो गया मध्य, ठीक है, और पोटम का मतलब हो गया नदी, ठीक है, पोटम का मतलब नदी, ठीक है। ये इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ 2 नदियों के मध्य का भाग होता है। मतलब देखो पोटम का मतलब नदी, और आपके पास मेसो का मतलब होगा मध्य। 2 नदियों के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, ठीक है। 2 नदियां दजला और फरात नदियां, ठीक है, मध्य का भाग होता है क्या, मेसोपोटामिया। और वो दो नदी कौन सी है, एक नदी है दजला, कौन सी नदी, एक है दजला, दूसरी क्या है, फराव, फराव या फ्रात बोल सकते हैं, फ्रात, ठीक है। ये 2 नदी है, उनके बीच को क्या बोलते हैं, हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली विविध सभ्यता कौन सी थी। मतलब क्षेत्र में, मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली जो सभ्यता थी कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, दूसरी बेबीलोनिया सभ्यता, तीसरी एसीरिया सभ्यता। 3 थी, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, तीसरी एसीरिया सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिगुरात क्या था। देखो जिगुरात क्या मतलब क्या होते थे, तो देखो जिगुरात सुमेर के नगरों में पिरामिड की आकृति में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों की जिगुरात कहते हैं, मतलब ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहते हैं। देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है जिगुरात, देखो क्या है, ये मंदिर से आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये जो भी है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से मिला हुआ है आपको। तो देखो कि
क्या बोला जाए, उच्च मंदिर को जिगुरात कहते हैं। बेबीलोन का जिगुरात 300 फुट ऊंचा, लंबा तथा चौड़ा। कितना? बेबीलोन का जो जिगुरात था वो कितना था? 300 फीट ऊंचा, लंबा और चौड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मेसोपोटामिया सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन करें। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। ठीक है। क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन क्या था? निम्नलिखित था। पहला है राजनीतिक जीवन। उनका राजनीतिक जीवन कैसा था? मेसोपोटामिया सभ्यता में शासक निरंकुश व स्वेच्छाचारी होते थे। ठीक है। पर प्रारंभ में यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था होने के साक्ष्य मिलते थे और बाद में राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई। राजतांत्रिक मतलब वही एक ही राज्य का राज होता था। शासन संचालन के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा जाता था। प्रांत के गवर्नर का चयन शासक करता था। मतलब प्रांत का मतलब कोई राज्य था, उसका जो गवर्नर होता था, मान लो उसका जो चयन करता था वो कौन करता था? शासक करता था, राजा करता था। ठीक है। और शांति स्थापित करना, कर वसूलना व युद्ध में सहयोग करना आदि कार्य गवर्नर को करने होते थे। ठीक है। जैसे कर वसूलना है, ठीक है, युद्ध में भाग लेना है, तो उसकी जो सेना वगैरह है वो काम किसको करने पड़ते थे? गवर्नर को करने पड़ते थे। और गवर्नर को कौन बनाता था? वहां का जो शासक था, राजा था, वो उसको बनाता था कि भाई आपको गवर्नर बना दिया। दूसरा है आर्थिक जीवन। उनका आर्थिक जीवन कैसा था? यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था। देखो अभी कृषि है, लगभग कृषि से ही हम मतलब हमारे आजीविका का साधन है। 100 में से 70%, 80% हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें जौ, गेहूं, कपास, जैतून, अंगूर आदि की खेती की जाती थी। सोना चांदी तथा तांबे के टुकड़ों से विनिमय किया जाता था और लकड़ी, सोना चांदी की कीमती पत्थरों पर नक्काशी भी की जाती थी। मतलब लकड़ी मतलब उसपे क्या खोद की कुछ चीजें आकृति बनाना, वो नक्काशी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें धार्मिक जीवन। उनका धार्मिक जीवन कैसा था? उनका धर्म में किस तरीके से विश्वास रखते थे, उनका क्या रखते थे, मतलब किसकी पूजा करते थे। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी विचारधारा के थे। नदी, पहाड़, खेत आदि की पूजा करते थे। देखो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? नदी, पहाड़, खेत, इनकी पूजा करते थे। ठीक है। पूजा करते थे। प्रत्येक नगर का अपना अलग देवता था। देखो प्रत्येक नगर, जैसे अलग अलग जो सिटी हो गई, उनके जैसे नगर थे उसका अलग अलग देवता होता था। ठीक है। किसी को खेत को पूजते थे, किसी को पहाड़ को पूजते थे, किसी को नदी को पूजते थे। ठीक है। कोई किसी का देवता था उसको पूजते थे। ठीक है। इसी तरीके से देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बनाए गए। मतलब कि देवता खुश हो जाए उसके लिए क्या करते हैं? उन्होंने मंदिरों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और प्रावधान था कि अनु मतलब आकाश का देवता, पृथ्वी, शिव, चंद्रमा, स्तर, प्रेम का देवी, नगरदल, प्लेग का देवता, तमुज, कृषि और वनस्पति का देवता आदि प्रमुख देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है। मतलब किसी की बोल सकते हैं हम पृथ्वी की पूजा, चंद्रमा, ठीक है, आकाश का देवता, ये सभी की पूजा की जाती है। उनका धार्मिक जीवन, ठीक है, जो धर्म में विश्वास रखते हैं। अब आ जाता है सामाजिक जीवन। उनका सामाजिक समाज में उनका जीवन किस तरीके से था? मेसोपोटामिया का समाज उच्च, मध्यम तथा निम्न 3 समूह में विभाजित था। देखो हमारे भी होता है, निम्न होता है, उच्च होता है, ठीक है, मध्यम होता है। उनका समाज इस तरीके से था। ठीक है। उच्च वर्ग में राजा, उच्च पद के अधिकारी तथा पुरोहित आदि का स्थान। ठीक है। उच्च वर्ग में क्या था? अधिकारी, राजाधिकारी और पुरोहित का स्थान था। मध्य समूह में सामंत तथा व्यापारी वर्ग था। मध्यम मतलब बीच का, जो मिडिल क्लास बोलते हैं, उसमें क्या था? सामंत और व्यापारी था। और निम्न वर्ग में दास और किसान आदि। देखो अभी हम क्या है, निम्न वर्ग में बोल सकते हैं, मिडिल क्लास में जो व्यापारी वगैरह, जो बड़े जमींदार होते हैं वो होते हैं। ठीक है। और उच्च वर्ग में जो हमारे जो आजकल हो गई, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं हमारे जैसे, ठीक है, वो। अब अजता स्त्रियों के लिए नैतिकता तथा पालन करना अनिवार्य होता था और स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी। मतलब उस टाइम जो वुमन थी उनकी जो कंडीशन थी वो क्या थी? नॉर्मल थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों को विश्व के मानचित्र पर क्या दर्शाया? तो विश्व का मानचित्र है, इसलिए दर्शाया गया है। तो आप इसको देख सकते हो क्या क्या दे रखा है। मेसोपोटामिया कहाँ पे दे रखा है, सीरिया कहाँ पे, मिस्र दे रखा है। ठीक है। ये इनके क्या है? भाग है। ठीक है। इनकी प्रमुख सभ्यता यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो आपको मैं बता दूं, आपका जितने भी एसपीएससी बोर्ड के लिए सिलेबस है, मैथ का हो, देखो मैथ का होगा, ठीक है, मैथ, एसएस हो गया, साइंस हो गया आपके पास। ठीक है। जो मैथ आपके एग्जाम में आपको पता है 27 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, 10th क्लास की। तो
तो उसके लिए सभी क्लास अवेलेबल रहेगी इस चैनल पे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। और पहले भी आपको क्लास मिलेगी एसएस की कंप्लीट, एक या दो दिन में पूरा एसएस कंप्लीट मिलेगा आपको। एमसीक्यू मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपके जितने भी बड़े क्वेश्चन बचते हैं, देखो बड़े क्वेश्चन अभ्यास में भी आपके आ चुके हैं, पर आपको और करवा दिया जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के आपको मिल चुके हैं, मतलब एमसीक्यू जो जितने अभ्यास के रहते हैं वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, देखो इसमें क्या दे रखा है, मिस्र दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको मैप कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमन सभ्यता के सामाजिक वर्गों की सूची बनाइए, ठीक है। इसके रोमन सभ्यता, अब क्या है रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता में राजतांत्रिक कालीन समाज में दो वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग पैट्रिशियन तथा दूसरा वर्ग प्लेबियन। प्रथम वर्ग क्या था, पैट्रिशियन, दूसरा प्लेबियन, ठीक है, प्लेबियन था। पैट्रिशियन वर्ग क्या है, इस वर्ग में लेटिन लोग शामिल थे। देखो पैट्रिशियन का मतलब क्या है, इसमें क्या थे, लेटिन जो लेटिन लोग शामिल थे जो रोम के वास्तविक निवासी थे। इसके रोम, इस वर्ग में रोम के सम्राट उच्च कुलीन परिवार के व्यक्ति शामिल, मतलब वही बात आ गई, उच्च जाति के लोग इसमें शामिल थे, मतलब जैसे निम्न के हो गए, मध्य के हो गए, उच्च के हो गए, उसमें क्या उच्च व कुलीन जाति के लोग क्या थे इसमें शामिल थे। प्लेबियन वर्ग क्या होता है, इस वर्ग के लोगों का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस वर्ग में स्वतंत्र, दास, भूमिहीन तथा गरीब व्यक्ति आते थे, ठीक है। यह वर्ग अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करता है। तो ये वर्ग क्या था, प्लेबियन वर्ग क्या था, मतलब अपने अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा है। और ये क्या है, निम्न वर्ग है, दास वर्ग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्लेबियन वर्ग। और जो पैट्रिशियन वर्ग है वो क्या है, लेटिन लोग इसमें शामिल है, उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग हम जिसको बोल सकते हैं, कुलीन लोग, ठीक है, ये उच्च जाति के लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी सभ्यता राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की विशेषता का वर्णन कीजिए। चीनी सभ्यता, अब इसमें फिर वही आएगा, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या थी, पहला क्या, राजनीतिक जीवन। चीनी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा, चीन में राज निरपंच व स्वेच्छाचारी होता था, वह न्यायाधीश तथा पुरोहित होता था, राजा को वांग कहा जाता था। चीन में राजा को क्या कहा जाता था, वांग कहा जाता था। मिस्र में फराओ कहा जाता था, ठीक है। जनता उसे ईश्वर पुत्र मानकर पूजा करते थे, ठीक है। जनता थी वो क्या थी, उसको ईश्वर पूजा मानकर क्या करती थी, पूजा करती थी, ठीक है, क्या करती थी, उसकी पूजा करती थी। और तथा उसे अपने पिता मानते थे। शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद के अधीन 4 मंत्री राजा को परामर्श देते थे। मतलब कितने मंत्री राजा को परामर्श देते थे, 4 मंत्री देते थे कि राजा आपको ये करना है, ठीक है। राजा नहीं बोल, जैसे अब आपकी बात मैं बताऊं आपको कि जैसे हमारा प्रधानमंत्री या पीएम है, तो उसको जितनी भी जो पावर है प्रधानमंत्री के पास है, बट उसको जो परामर्श देता है, उसके जो भी सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो उनको बोलते हैं कि इस तरीके से आपको करना, तो उसी तरीके से वो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद के अधीन 4 मंत्री राजा को परामर्श देते थे। कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्य होते थे। योग्य व्यक्तियों को इस सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। मतलब वो तो सीधी बात है, योग्य व्यक्ति कोई क्या है, गवर्नमेंट जॉब में रखा जाएगा, मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में रोमन समाज की तरह संयुक्त परिवार प्रणाली थी, ठीक है। सभी निर्णय परिवार का मुख्य लेता था। मतलब चीनी सभ्यता का जो समाज था वो क्या करता था, जो निर्णय लेना था उसका मुखिया लेता था, जो मेन आदमी होता था परिवार का। संयुक्त फैमिली होती थी, मतलब एक बड़ी फैमिली होती थी, ठीक है। समाज में शिष्टाचार व नैतिकता का पूर्ण कार्य किए जाने का प्रचलन था। चीनियों के अनुसार संसार निर्माता में समाज के 4 वर्ग बनाए थे। प्रथम वर्ग मदारी, दूसरा, मतलब इसमें क्या था, मदारी। प्रथम वर्ग कौन सा है, मदारी। और इसमें विद्वान, अध्यापक तथा उच्च शिक्षित व्यक्ति आते थे, इसमें मदारी में। तो दूसरा वर्ग क्या है, किसानों का। और तीसरा वर्ग क्या रहेगा, कारीगरों का। चौथा वर्ग क्या रहेगा, व्यापारियों का होता था। ओके। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। उनका धार्मिक जीवन कैसा था चीनी सभ्यता का, तो उनका चीनी सभ्यता का धार्मिक जीवन क्या था, बहुदेववादी तथा विद्वान केशववादी था। यहाँ प्रकृति को ही क्या है, पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब प्रकृति को ही क्या है, पूजा के लिए उनको श्रेष्ठ माना जाता था। प्रकृति की पूजा करते थे, तो इसके अलावा वो किसी को नहीं मानते, ठीक है। यंग मतलब आकाश, आकाश का देवता। चीन मतलब वायु तथा पृथ्वी का देवता। इनके प्रमुख देवता थे चीनी, क्या मानते थे, भूत प्रेत, जादू टोना, इसमें क्या रखते थे, विश्वास रखते थे, ठीक है। देखो अपशगुन में विश्वास रखते थे। चीन में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार, मतलब 6वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, मतलब 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का क्या हो गया, प्रसार, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार हो गए,
ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है इसका आर्थिक जीवन। चीनी जो व्यक्ति थे उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, तो चीनी लोग क्या करते थे, मतलब उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, रेशम उद्योग तथा मछली उद्योग। ठीक है, मतलब मछली पकड़ना, इनका ये क्या था कि आर्थिक जीवन था, मतलब इस पे डिपेंड थे। ठीक है, चीनी लोग बाजरा, गेहूं, चावल तथा फलों की सब्जी खेती, मतलब फलों की खेती और करते थे। जहां पर भूमि अधिक होती थी, उपजाऊ होती थी, वहां 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। और जहां पर भूमि अच्छी होती थी, मतलब अच्छी भूमि होती थी, वहां पे लगभग 8 या 9 परिवार मिलकर खेती करते थे। ये प्रणाली चिकिटियन प्रणाली कहलाती है। ठीक है, या नाम से जानी जाती है। चीन में उद्योग धंधों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। ठीक है, चीन व्यवसाय वंशानुगत होता है, यह व्यवसाय बदलना पाप समझा जाता है। ठीक है, इन व्यवसायों को बदलना क्या है, एक पाप के रूप में था, वंश के अनुसार बढ़ता था। ठीक है, एक पीढ़ी ने कर लिया, उसकी दूसरी पीढ़ी करेगी, तीसरी पीढ़ी करेगी, इसी तरीके से चलता था। ठीक है, ये इसका जीवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, चीनी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास की विशेषताएं क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आ जाए क्वेश्चन में। उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन देख लेते हैं कि भाई उनका आर्थिक जीवन था वो क्या था, एक संपन्न, मतलब चीन के लोग क्या थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे। ये लोग पशुपालन, कृषि, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, मछली पकड़ना आदि कार्य करते थे। मतलब वही बात पिछले वाले क्वेश्चन की आखिरी में इसलिए। ठीक है, चीनी इतिहास को पढ़ने पर पता चलता है कि ये लोग क्या थे, वंशानुगत। ठीक है, वंश के अनुसार एक पीढ़ी निकल लिया, दूसरी करेगी, तीसरी करेगी, चौथी करेगी, मतलब वंश के अनुसार चलती रहेगी वहां पर। ठीक है, जो भी वंश बढ़ेगा बढ़ता है, इसे पैतृक व्यवसाय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बदलना क्या है, इसमें एक पाप। ठीक है, सामाजिक इतिहास, उनका सामाजिक इतिहास कैसा था। ठीक है, चीनी व्यक्तियों का सामाजिक इतिहास क्या था, संयुक्त परिवार था। ठीक है, परिवार के सदस्यों को मुखिया के अधीन रहकर सारे कार्य करते थे, मतलब जो परिवार का जो मुखिया था वही बताता था आपको ये करना है, वो करना है, तो वही करते थे। ठीक है, उस टाइम लोग। और पैतृक व्यवसाय की आजीविका का आधार होता था। समाज में विद्वान, अध्यापक, शिक्षित लोग, किसान, कारीगर, व्यापारी आदि सभी वर्गों के लोग रहते थे। समाज में किस तरीके के कुछ कुल अध्यापक रहते थे, व्यापारी रहते थे, ठीक है, कारीगर रहते थे। ठीक है, ये इनका इतिहास था। नेक्स्ट है धार्मिक इतिहास। इनका धार्मिक इतिहास कैसा था, चीन के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यंग आकाश, मतलब चीन पृथ्वी वायु मुखी माने जाते थे। ये अंधविश्वास, जादू टोना, ठीक है, इस पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, ये वही लाइन है कि चीन में कन्फ्यूशियस व लाओ से प्रमुख दार्शनिक मत थे। ठीक है, जिसे चीन के लोग कुशजू कहते हैं, कुशजू के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये आपको काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चीनी सभ्यता का प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, मतलब प्रांतीय शासन व्यवस्था क्या थी, 2 या 3 गांव, क्या थे वहां पे, 2 या 3 गांव मिलकर, मतलब एक क्या बना लेते थे, हिल, मतलब गांव के समूह, हिल को मिलाकर एक फू बनता था। फू मतलब एक, वहां पे चीन में फू को एक प्रांत कहते हैं। ठीक है, फू को एक प्रांत के समान माना जाता था। प्रांत का सेक भी कहा जाता है, मतलब प्रांत को क्या, सेक, ठीक है, सेक भी कहा जाता है। ठीक है, सेक। नेक्स्ट है छोटे छोटे गांव और नगर की शासन व्यवस्था। एक न्यायाधीश, मतलब छोटे छोटे नगर थे, ठीक है, उसकी जो देखभाल कौन करता था उसका, और क्या थे, देखो यहाँ पे फिर से छोटे छोटे गांव नगर की शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश तथा राज्यपाल चलाते थे। इनकी नियुक्ति वांग, मतलब सम्राट के द्वारा की जाती थी, मतलब सम्राट उनकी नियुक्ति करता था, राज्यपाल और किसकी, जो न्यायाधीश था। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस एवं बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं की तुलना कीजिए। उनकी विशेषताएं क्या, दोनों की आपको बताना है। कन्फ्यूशियस क्या था, बौद्ध धर्म। ठीक है, कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक व समाज सुधारक थे, मतलब कन्फ्यूशियस क्या थे, ओनली समाज सुधारक थे। ठीक है, और दार्शनिक थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में उपदेश न देकर समाज सुधारने के कार्य की, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको क्या करना है, ईश्वर में क्या लीन होना है या उसकी पूजा करनी है। उन्होंने क्या किया, समाज को सुधारा। ठीक है, किसने, कन्फ्यूशियस। ठीक है, शासक का अधिकार आज्ञा देना तथा शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है, परंतु यह आवश्यक है कि आदेश देने वाले का शासन नीति, न्याय और औचित्य पर आधारित हो। मतलब उन्होंने बोला कि भाई जो न्याय करता है, ठीक है, उसका आपको आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, जिस तरीके से वो बोलता है उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप ईश्वर के बारे में, ईश्वर में लीन हो जाओ, सब कुछ वही कर देगा। ठीक है, अब आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने क्या बोला, हमेशा सच्चे व अच्छे कर्म करना। बौद्ध धर्म में क्या बोला कि भाई सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, सच बोलनी है। ठीक है, मीठी वाणी बोलनी है। ठीक है, घृणा व लोभ से दूर रहे, मतलब
मतलब घृणा से, लोभ से, इनसे क्या रहना, आपको दूर रहना। ठीक है, अपनी गलतियों को याद रखकर भविष्य के कार्य सचेत होकर करना है, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना। ठीक है, उपरोक्त दोनों दर्शनों की शिक्षाओं के जानने के बाद यह कह सकते हैं कि दोनों दर्शन व्यक्ति और समाज के सुधार व श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए क्या थे, कला सिखाते हैं। मतलब कला सिखाती, इसने भी कला सिखाई कि भाई ईश्वर पे न रहकर उन्होंने समाज को ज्ञान दिया। ठीक है, इसमें क्या किया भाई, हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, लोभ नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माया सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली। अब आ जाती है माया सभ्यता। माया सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। माया सभ्यता दक्षिणी पूर्व मैक्सिको, मतलब दक्षिणी पूर्व मैक्सिको में बेलीजे, आधुनिक ग्वाटेमाला, होंडुरास तथा अल साल्वाडोर के पश्चिमी क्षेत्रों में फैली थी। ठीक, कहां पे, मैक्सिको, बेलीजे, आधुनिक ग्वाटेमाला, होंडुरास तथा अल साल्वाडोर के पश्चिमी क्षेत्रों तक फैली हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, माया सभ्यता का श्रेष्ठ युग किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है श्रेष्ठ युग, मतलब पुलिंग युग बोल सकते हैं, मतलब अच्छा युग किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, क्लासिक अवधि को। क्लासिक अवधि को जो 250 ईसा पूर्व, ठीक है, 250 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई, इसको क्लासिक अवधि को सबसे अच्छा युग माना गया है, श्रेष्ठ। तो माया सभ्यता का श्रेष्ठ युग माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सभ्यता के पंचांग की सुमेरियन सभ्यता के पंचांग से किस प्रकार तुलना करके आपको देखना है। ठीक है, माया सभ्यता का पंचांग, माया सभ्यता का पंचांग बताना आपको, देखो ये यहां पे अंडरलाइन कर दिया हमने। माया सभ्यता का पंचांग क्या है, 3114 ईसा पूर्व शुरू होकर किया गया था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद एक क्या आता था, बाक्तुन नामक एक काल का अंत माना जाता था। मतलब क्या था, 394 वर्ष के बाद, कितने, 394 वर्ष के बाद एक क्या आता था, एक काल आता, कौन सा, बाक्तुन नाम। ठीक है, जो उसके बाद क्या है, उस काल का अंत माना जाता है। अब आता था सुमेरियन सभ्यता का पंचांग। ठीक है, पंचांग यह हिंदू संस्कृति पर आधारित सभ्यता के पंचांग जैसा है। सुमेरिय वालों का 12 महीनों का एक क्या होता था, साल होता था, जो अब भी होता है हमारा। और उनकी मास गणना हिंदू पंचांग की तरह है, चंद्रमा की गति की, मतलब चंद्रमा जो गति करता है उस पर आधारित है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, मेसोपोटामिया सभ्यता पर नोट लिखो। सबसे मेन क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पास। क्या है, आपको नोट लिखना है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, कहते हैं मेसोपोटामिया। देखो मेसोपोटामिया क्या है, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, मेसो का अर्थ क्या था, मध्य। ठीक है, मेसो का अर्थ मध्य, और मतलब बाद में आता है पोटामिया। पोटामिया का मतलब क्या हुआ है, आपके पास नदी, दो नदियों के बीच का जो स्थान है वो क्या है, मेसोपोटामिया। ठीक है, अब दो नदी कौन कौन सी थी, एक थी फरात, ठीक है, एक थी फरात, दूसरी क्या थी, दजला। ठीक है, ये दो नदी, इनके बीच का जो स्थान था, जो क्षेत्र था, वो क्या था, मेसोपोटामिया का। उसकी अब क्या है, नोट लिखना, मतलब इसमें 100-150 वर्ड में लिखना है या 100 से लिख सकते हैं। तो क्या देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो यूनानी भाषा का क्या है, शब्द है, इसका अर्थ है दो आव। ठीक है, अर्थात दो नदी के बीच का क्षेत्र। ठीक है, या मेसो का मतलब आपको मैंने अच्छे से बता दिया डिटेल में। मेसो का मतलब मध्य होगा, पोटामिया, ठीक है, पोटामिया मतलब नदी, या दो आव बोल सकते हैं, अर्थात दो नदियों के बीच का स्थान या क्षेत्र। इस प्रसंग में यह फरात और दजला नदियों के बीच का क्षेत्र था, जो वर्तमान में इराक के नाम से परिचित है। या एक वर्ष के बाद कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ, मतलब प्राचीन सभ्यता क्या उदय होती है। ठीक है, और इनमें सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया के पूर्वी भाग में विकसित सुमेर की सभ्यता, जो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व थी। यहीं पर सबसे पहले शहरों का उदय हुआ। कहीं पे सुमेर सभ्यता में सबसे पहले शहरों का उदय हुआ। और सुमेर सभ्यता कब स्टार्ट हुई थी, 3600 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और प्रसिद्ध नगर एरुडो लगास तथा उर थे। यह नगर राज्य सिटी स्टेट कहलाते थे। क्या कहलाते थे, सिटी स्टेट, जिसका शासन पुरोहित राजाओं के हाथ में होता था। इन पुरोहित राजाओं का पेटसी कहते हैं, मतलब इन पुरोहित राजाओं को क्या कहते हैं, पेटसी। ठीक है, पेटसी कहते हैं। अब आ जाते हैं 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन नगर महत्वपूर्ण बन गया। मतलब इसमें क्या हुआ, 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन नगर एक नगर की स्थापना की। ठीक है,
नए सामी विजेताओं ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया, मतलब जो नए राजा थे उन्होंने अब इसको राजधानी बना लिया है। ठीक है, बाद में बेबीलोनियन सभ्यता की नींव रखी। ठीक है, बेबीलोन से क्या, बेबीलोनियन सभ्यता की स्थापना की। ठीक है, बेबीलोन का अर्थ है देव द्वार, मतलब गेट ऑफ गॉड, मतलब गेट ऑफ गॉड, देव द्वार। ठीक है, यह मेसोपोटामिया की एक दूसरी महान सभ्यता थी, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें सुमेर व अक्काद सभ्यता की शामिल थी। बेबीलोनिया के की सबसे प्रमुख शासक हैमुराबी हुआ। कौन हुआ? हैमुराबी। हैमुराबी हुआ। ठीक है, किसका? बेबीलोनिया का प्रमुख शासक। ठीक है, बेबीलोनिया 3 शताब्दियों तक, लगभग 1700 ईसा पूर्व तक संगठित रहा और फिर यह राज्य भी नष्ट हो गया। मतलब बेबीलोनिया सभ्यता थी वो भी क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है, आपके ये थे क्वेश्चन 18 पेज तक हमने करवा दी, मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 15-20 जितने भी क्वेश्चन बने तो आपने किया। अभ्यास के कंप्लीट क्वेश्चन है आपके, अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने करवा दिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब एचपीएससी बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, 27 फरवरी से एग्जाम है, तो आपको सभी 27 फरवरी से आपको पता है ना हरियाणा बोर्ड की एग्जाम है। ठीक है, एचपीएससी बोर्ड की एग्जाम है, तो आपको सभी जितनी वीडियो है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री बोल सकते हैं, एसएस बोल सकते हैं, मतलब एसएस में जितने भी आते हैं 4 के 4 सब्जेक्ट, चारों की वीडियो, फिजिकल हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको इस चैनल पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 27 फरवरी से आपकी एग्जाम है, पहले या ऑटोमोबाइल का है किसी, ठीक है, और मैन आपका जैसे ऑटोमोबाइल की क्या है, चूज वाले हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ है और स्पोर्ट का हो गया। ठीक है, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन का नेक्स्ट आपका 4 का है। ठीक है, और इससे पहले जो आपके एग्जाम में जैसे 28 का है हिंदी का हो गया। ठीक है, फिर 3 का होगा फिजिकल। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा यहाँ से 6 तारीख का होगा इंग्लिश का, 14 का हो गया। ठीक है, तो 14 का आपके पास क्या रह गया, मैथ हो गया। तो इस तरीके से आपके ये चैनल पे जितने भी सैंपल पेपर है वो मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर।